आदाब, मैं हूं बहजाद फातमी। तुर्की में 15 जुलाई 2016 को हुए हादसों ने सैकड़ों लोगों की ज़िंदगी तो उस दिन ही ले ली थी, लेकिन उसके बाद के हादसों के सिलसिले ने लाखों लोगों की ज़िंदगी को ऐसे तबाह किया जैसे किसी सुनामी के बाद शहर के शहर तबाह हो जाते हैं। उन लाखों लोगों की ज़िंदगी पे पड़े असर को लफ्ज़ों में बयान करना तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन आज मैं उनमें से चंद लोगों की अनसुनी कहानियों को आपको सुनाऊंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा कोन्या शहर के मेवलाना यूनिवर्सिटी में नौकरी कर रहे बेकिर गुरमेस की। बेकिर गुरमेस को ट्विटर पे एक ट्वीट करने की वजह से 15 जुलाई 2016 के बाद नौकरी से निकाला गया और जेल में डाल दिया गया। जब वो जेल में थे तो उनके 14 साल के बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, लेकिन इसके बावजूद उन्हें अपने बच्चे से मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। कुछ दिनों के बाद उनके बेटे ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। जैसे एक मासूम बाप को अपने बीमार बच्चे का ख्याल रखने से रोकना काफ़ी नहीं था, जब उन्हें अपने बेटे के जनाजे में लाया गया तो उनके हाथों में हथकड़ी लटका दी गई जैसे वो एक ख़तरनाक दहशतगर्द हों। अपने बेटे की जनाजे में दुआ करते वक्त की ये तस्वीर, जिसमें बेकिर गुरमेस के हाथों में हथकड़ी देखी जा सकती है, तुर्की में हो रहे जुल्म को बयान करने वाली कुछ ख़ास तस्वीरों में से एक है। दूसरी कहानी तारीख़ के टीचर गोखान अचिकोलू की है। गोखान अचिकोलू को 15 जुलाई 2016 के हादसों के कुछ दिन ही बाद सरकारी स्कूल की नौकरी से निकाल दिया गया और इस्तांबुल में गिरफ़्तार कर लिया गया। पुलिस कस्टडी में उन्हें मुख्तलिफ़ किस्म के फ़िज़िकल टॉर्चर का सामना करना पड़ा। उनके सीने की हड्डियाँ तोड़ दी गईं और उनके सर को बार बार दीवार पर पटका गया। इस तरह के गैर इंसानी मामलात के नतीजे में उनकी जान चली गई। जब उनके जनाजे को उनके घर वालों के हवाले किया गया तो उन्हें कहा गया कि वो मरहूम को आम कब्रिस्तान में दफन नहीं कर सकते और वो उन्हें सिर्फ इस्तांबुल म्यूनिसिपैलिटी के नए बनाए हुए ट्रेटर्स ग्रेवयार्ड यानी गद्दारों के कब्रिस्तान में दफन कर सकते हैं। उनके जनाजे की नमाज भी हुकूमत के डर से किसी इमाम ने नहीं पढ़ाई और उनके रिश्तेदारों में से ही किसी को उनके जनाजे की नमाज़ पढ़ानी पड़ी। उनके गद्दार ऐलान कर देने और पीट के मार देने के 1.5 साल बाद हुकूमत ने उनके घर पे एक ख़त भेजा जिसमें लिखा था कि वो मासूम पाए गए हैं और उन्हें उनकी नौकरी वापस दी जा रही है। अब हमें ये नहीं पता कि तुर्की हुकूमत ने जिसकी जान ले ली और उसे पीट के जेल में उन्हें मारा, वो अब उन्हें 1.5 साल के बाद नौकरी पे वापस कैसे बुला रहे हैं। ये गोखान अचिकोलू के मजलूम फैमिली के साथ एक भद्दा मजाक नहीं तो और क्या है। तीसरी कहानी 30 साल के मेहमेत चलिक और उनकी फैमिली की है। मेहमेत चलिक तुर्की के मशहूर आलिम फथुल्लाह गुलेन से हमदर्दी रखने वाले चंद लोगों में से लाखों लोगों में से एक थे। 15 जुलाई 2016 के हादसों के बाद जब गुलेन से हमदर्दी रखने वाले हज़ारों लोगों को बिना किसी सबूत के हिरासत में लेना शुरू किया गया तो मेहमेत चलिक को अपनी बीवी एस्रा चलिक के साथ शहर बदलना पड़ा और अपने एक रिश्तेदार के घर में छुपना पड़ा। अगले महीने उनकी पहली औलाद यूसुफ ने इस दुनिया में अपनी आंखें खोली। महीनों ना तो वो ख़ुद घर से बाहर निकल पाए, ना ही उनकी बीवी और बच्चा। कुछ रिश्तेदारों की मदद से वो किसी तरह खाने पीने की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा कर पा रहे थे। ऐसी हालत में मेहमेत चलिक ज़हनी तौर पर भी परेशान रहने लगे और जिस्मानी तौर पर भी बीमार होते गए। दिन ब दिन उनकी तबीयत बदतर होती जा रही थी, लेकिन वो बेवजह पकड़े जाने के डर से हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे थे। करीब 2 साल गुजर जाने के बाद जब हालात बेकाबू हो गए तो उन्हें मजबूरन हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, जहां सारी कोशिशों के बावजूद उनकी जान को नहीं बचाया जा सका। 30 साल के मेहमेत चलिक अपने पीछे 27 साल की बीवी और 2 साल के बेटे को छोड़ गए। ये जुल्म यहाँ भी ख़त्म नहीं हुआ। जब मेहमेत चलिक की मौत के बाद उनकी शिनाख्त हुई तो उनके जनाजे में शामिल होने आई एस्रा चलिक को पुलिस ने कब्रिस्तान से ही गिरफ़्तार कर लिया और उनके 2 साल के बेटे से सिर्फ उसके बाप को ही नहीं उसकी माँ को भी छीन लिया। इस 2 साल के बच्चे की ज़िम्मेदारी उसके माँ बाप के रिश्तेदारों पे आ गई। चौथी कहानी इंग्लिश की टीचर हालिम गुलसू की है। हालिम गुलसू को दहशतगर्दी के इल्ज़ाम पे गिरफ़्तार किया गया। अब आप सोच रहे होंगे
کہ جب انہیں دہشت گردی کے الزام پہ گرفتار کیا گیا تو انہوں نے ضرور کہیں کسی کی جان لی ہوگی، کہیں بم پھوڑا ہوگا، لیکن ان کا گناہ صرف اتنا تھا کہ یہ ان مظلوم فیملیز جن کے شوہروں اور والدوں کو بنا کسی ثبوت کے گرفتار کیا گیا تھا، یہ ان کے لیے کھانے پینے کی کچھ چیزیں بنا کے اور انہیں بیچ کے پیسے اکٹھا کر رہی تھیں تاکہ ان تک کچھ مدد پہنچائی جا سکے۔ بہرحال ان کی گرفتاری کے بعد انہیں جیل میں وہ دوائیاں بھی نہیں دی گئیں جو انہیں ہر حال میں ہر روز لینا ہوتا تھا۔ ایسے میں ان کی بیماری بڑھ گئی اور ان کے فیملی کے بار بار درخواست کرنے کے باوجود انہیں وہ دوائیاں نہیں دی گئیں، جن کی وجہ سے وہ کوما میں چلی گئیں اور انہوں نے دم توڑ دیا۔ سیدھے لفظوں میں کہیں تو حالم گلسو کو مظلوموں کی مدد کرنے کی وجہ سے مار دیا گیا۔ اور پانچویں کہانی آئسن آئیدمر کی ہے۔ آئسن آئیدمر کو ان کے بچے کی ڈیلیوری کے فوراً بعد ہاسپٹل سے ہی گرفتار کیا گیا اور 3 دن کے بچے کے ساتھ جیل بھیج دیا گیا۔ دنیا کے بدترین ملکوں میں بھی جس کا تصور کرنا کسی کے لیے آسان نہیں، وہ آج ترکی کی حقیقت ہے۔ ترکی میں کم سے کم 10,000 آئسن آئیدمر جیسی نیو مدرز اور 800 بہت ہی چھوٹے بچے جیل میں بند ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر ماؤں کو ان کے بچوں کی پیدائش کے فوراً بعد ہاسپٹل سے ہی گرفتار کیا گیا، جس کے نتیجے میں ان ماؤں کے ساتھ ساتھ چھوٹے بچوں کی تعداد بھی ترکی کے جیلوں میں بڑھتی چلی گئی۔ پوری دنیا سے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھی، لیکن آج تک ترکی کی حکومت پہ اس کا کوئی اثر نہیں پڑا ہے۔ پچھلے ایک ایپیسوڈ میں نے آپ کو ترکی میں ہو رہے ظلم کو بتانے کے لیے کئی رقم دیے تھے، جس میں ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ترکی میں 1.5 لاکھ لوگوں کو نوکری سے نکالا گیا، 96,000 لوگوں کو جیل میں ڈالا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن آج میں ان لاکھوں لوگوں میں سے محض 5 کی کہانیوں کو آپ کو سنانا چاہتا تھا، تاکہ ہم ہمیشہ یہ یاد رکھ سکیں کہ یہ رقم صرف ایک رقم نہیں، ہمارے اور آپ جیسے لوگوں کی زندگی ہے۔ جو ترکی میں صدر رجب طیب ایردوان کر رہی ہے وہ ایک سوشل جینوسائیڈ ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں گے اور ترکی میں ہو رہے ظلم کے خلاف اپنی آواز بلند کریں گے۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست کروں گا کہ میرے چینل پہ سبسکرائب بٹن دبانا بھی نہ بھولیں۔ شکریہ۔